नए साल पर पाकिस्तान बहुत बड़ी साजिश में जुटा है। उसका मोहरा बांग्लादेश है, जिसे ना तो अपने देश के 17 करोड़ लोगों की परवाह है और ना ही भारत से 53 साल पुरानी दोस्ती की परवाह। यूनुस सरकार शेख हसीना से बदले की आग में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के हाथ में अब एक खिलौना भर है। तभी तो वहां जहाज में भर भर कर बर्बादी की वो खेप पहुंच रही है जो किसी और की नहीं बल्कि खुद बांग्लादेश की ही तबाही का सबब बन सकती है। इस नई खेप में 250 किलोग्राम RDX और करीब 100 AK-47 राइफल है। इन हथियारों को पाकिस्तान से क्यों और कैसे लाया गया है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान के कराची से निकले इस जहाज MV अल बखेरा को बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचना था, लेकिन पहुंच गया चटगांव के चांदपुर बंदरगाह। आप कहेंगे माना कि जहाज को जाना कहीं और था और चला कहीं और गया। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? तो बात बहुत बड़ी है, चिंताजनक भी और अफसोसनाक भी, क्योंकि इस जहाज में मवेशियों के चारे की आड़ में जो खेप आई है उसमें बर्बादी का जखीरा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंचे इस जहाज के जरिए 250 किलोग्राम RDX और 100 AK-47 राइफल लाई गई है। जाहिर है इस बारूदी खेप का मकसद भी बर्बादी लाने वाला ही होगा। पूरा काम बहुत गुपचुप तरीके से किया गया। तैयारी ऐसी थी कि किसी को भनक भी न लगे कि जहाज में छिपाकर लाया क्या गया है, क्योंकि इसमें दुनिया को दिखाने के लिए 700 टन से ज्यादा मवेशियों के चारे और सब्जियां भरी थी। यानी कहने को इस जहाज पर मवेशियों का चारा लाया गया, लेकिन इसके अंदर छिपे थे सैकड़ों टन RDX और 100 से ज्यादा AK-47, जिन्हें बेहद शातिराना तरीके से चांदपुर बंदरगाह पर उतार कर ठिकाने लगा दिया गया। इस घटना से साफ है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मोहरे के तौर पर जमकर इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वो चर्चाएं जो पिछले 4 महीने से चल रही है, उसका एक और पुख्ता सबूत है पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंचा ये जहाज। इसी पर सिलसिलेवार हत्या की भी खतरनाक और सनसनीखेज घटना हुई है। वो कहानी आपको बस चंद सेकंड में दिखाएंगे। अभी आप भारत के खिलाफ वाया बांग्लादेश पाकिस्तान की सबसे नई साजिश को समझिए। 250 किलो RDX और 100 AK-47 भेजी गई हैं और जिस कार्गो शिप में भेजी गई हैं उस कार्गो शिप को उस पोर्ट के ऊपर रुकने के ऊपर प्रतिबंध था कि उस RDX का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाए, आतंकवादी गतिविधियों में किया जाए। ये यकीनन एक बहुत बड़ी साजिश है। अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे जब बांग्लादेश की यूनुस सरकार और पाकिस्तान में हजारों राउंड गोला बारूद की डील हुई थी। इसके मुताबिक 3 किस्तों में पाकिस्तान से बांग्लादेश को बारूदी सप्लाई होनी है। इस करार के तहत बांग्लादेश को 40,000 राउंड गोला बारूद, 2,000 टैंकों के गोला बारूद, 40 टन RDX और 2900 हाई इंटेंसिटी वाले प्रोजेक्टाइल मिलने हैं। बड़ी बात यह कि यूनुस सरकार ने यह जहरीली डील चीनी की चाशनी का सहारा लेकर किया। शेख हसीना के रहते बांग्लादेश ने ऐसी हरकत कभी नहीं की। पाकिस्तान की साजिशों को अपनी जमीन से हमेशा दूर रखा, जबकि इतिहास गवाह है कि वहां जब जब अवामी लीग की विरोधी BNP और जमाते इस्लामी की गठजोड़ वाली सरकार बनी, तब तब पाकिस्तान ने बांग्लादेश का इस्तेमाल मोहरे के तौर पर किया, भारत के खिलाफ किया। बांग्लादेश में आज कहने को मोहम्मद यूनुस की सरकार है, लेकिन इसमें खुल्लम खुल्ला हिज़्ब-उत तहरीर जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठन से जुड़े रहे महफूज आलम और नसीमुल गनी जैसे लोग शामिल हैं। कहा तो ये भी जाता है कि यूनुस तो नाम के सरकार चला रहे हैं, असली काम तो पर्दे के पीछे से कट्टरपंथी और पाकिस्तान परस्त जमाते इस्लामी कर रही है, जिसका सपना पूर्वी पाकिस्तान को दोबारा जिंदा करना है। बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं पर टारगेटेड अटैक भी कट्टरपंथी जमात की ही कारगुजारियां हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार में कट्टरपंथी हावी हैं और वो कट्टरपंथी जमात इस्लामी के हैं या अंसारुल बंगला के हैं और वो पूरी तरह से ISI पाकिस्तान के साथ में हैं और ये दोनों मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं।
तो जिक्र एक बार फिर उस जहाज का हुआ है जो पाकिस्तान से RDX और AK-47 लेकर बांग्लादेश पहुंचा है। अब उसी जहाज पर हुई एक और खतरनाक कहानी देखिए। कराची से चटगांव के चांदपुर बंदरगाह पहुंचे इस MV अल बखेरा जहाज पर 7 लोगों की हत्या कर दी गई। इसका आरोप जहाज पर ही तैनात इरफान नाम के शख्स पर है, जिसे पिछले 6 महीने से वेतन के तौर पर एक फूटी कौड़ी नहीं मिली थी। ऐसे में उसने जहाज पर तैनात लोगों के खाने में पहले नींद की गोली मिलाई और फिर बेसुध होने पर कुल्हाड़ी से वार कर 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मुझे पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं मिली थी। हम सभी को वेतन नहीं मिल रहा था, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया, इसलिए मैंने उन सभी को मार डाला। मैंने दवा की दुकान से नींद की गोलियां खरीदी। बाबर रसोइया था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मैंने खाने में नींद की गोलियां डाल दी। एक बार जब वे सो गए तो मैंने उन सभी 7 को मार डाला। मैं बहुत गुस्से में था। हालांकि हत्या के आरोपी का ये कबूलनामा सच्चा है या फिर उसे डराकर दिलवाया गया है, कहना मुश्किल है। मुमकिन ये भी है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश तक पहुंची बारूदी खेप ही इन हत्याओं की वजह हो, क्योंकि हो ये भी सकता है कि इस बारूदी सप्लाई का भेद खुलने के डर से जहाज पर मौजूद चश्मदीदों को रास्ते से हटा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंचे जहाज में 7 हत्याओं की असली वजह क्या है, इसका सच सामने आना अभी बाकी है। लेकिन ये तो 100% सच है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान की लकीर पर चल रहा है। इन दिनों ऐसा लग रहा है जैसे शहबाज शरीफ और जनरल आसिफ मुनीर को पाकिस्तान से ज्यादा बांग्लादेश की परवाह है। तभी तो उन्हें अपने देश के गृह युद्ध से ज्यादा बांग्लादेश के रास्ते भारत के खिलाफ युद्ध जिहाद की चिंता है। पाकिस्तान की सेना पूरे 53 साल बाद एक बार फिर बांग्लादेश की जमीन पर पैर रखने वाली है। जिस सेना के पुरखों के हाथ 30 लाख बांग्लादेशियों के खून से रंगे हैं, जिस सेना को बांग्लादेश की जंगे आजादी में भारत के सामने सिर्फ 13 दिन में ही घुटने टेकने पड़े, अब वही सेना बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देने वाली है। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने नवंबर में बांग्लादेश को ट्रेनिंग का प्रस्ताव भेजा था, जिसे बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा ने कबूल कर लिया है। पाकिस्तानी फौज के मेजर जनरल रैंक के अफसर के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेनिंग देगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ट्रेनिंग अगले साल फरवरी में शुरू होगी। पहले चरण की ट्रेनिंग मेमन शाही कैंट में आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड मुख्यालय में होगी। ट्रेनिंग का यह पहला चरण 1 साल तक चलेगा। इसके बाद पाक आर्मी बांग्लादेशी सेना की सभी 10 कमांड में भी ट्रेनिंग देगी। पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को और अपने करीब लाता जा रहा है। साथ ही साथ उनके मिलिट्री कोऑपरेशन में अगर देखें तो उन लोग के जॉइंट एक्सरसाइजेस भी अभी फरवरी में प्लान हो रखे हैं। नेवी के साथ उनका एक जॉइंट एक्सरसाइज होने वाला है। साथ ही साथ उन लोग के ट्रूप्स की ट्रेनिंग भी, 1 साल की ट्रूप्स की ट्रेनिंग भी पाकिस्तान के एलिमेंट्स आने वाले हैं बांग्लादेश में, जहां पे उनको ट्रेनिंग भी देंगे, जॉइंट ट्रेनिंग भी उनकी होगी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की नौसेना अगले साल फरवरी में पाकिस्तान के साथ कराची पोर्ट पर नौसैनिक युद्धाभ्यास भी करेगी। इस संयुक्त युद्धाभ्यास को अमन 2025 का नाम दिया गया है। पाकिस्तान हर 2 साल बाद इस युद्धाभ्यास का आयोजन करता है। बांग्लादेश 15 साल बाद इस वॉर एक्सरसाइज में शामिल हो रहा है। शेख हसीना के पूरे कार्यकाल में बांग्लादेश ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। 2022 में शेख हसीना ने पाकिस्तान के युद्धपोत तैमूर को चटगांव में रुकने की परमिशन तक नहीं दी थी। इसके चलते तैमूर को म्यांमार के क्यायू कफू पोर्ट पर लंगर डालकर फ्यूल लेना पड़ा था। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि यूनुस सरकार में पाकिस्तान और बांग्लादेश के समुद्री रिश्ते तक कायम हो चुके हैं। ऐसा 53 साल में पहली बार हुआ है जब बांग्लादेश की सरकार ने पाकिस्तानी जहाजों को बेरोक टोक और बिना जांच के अपने समंदर में आने की इजाजत दी है। अब इससे क्या होगा, अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है।
बिना जांच के समुद्री रिश्ते से पाकिस्तान से बांग्लादेश में अवैध हथियारों की खेप बेरोक टोक आ सकती है, जिनका इस्तेमाल भारत के पूर्वोत्तर में आतंकी साजिश को अंजाम देने में भी हो सकता है, जिस पर शेख हसीना सरकार में अंकुश लगाकर बांग्लादेश ने भारत के एहसानों की कुछ किस्त चुकाई थी। लेकिन अब यूनुस है कि शायद कट्टरपंथियों की सलाह पर उन्हें पाकिस्तान ही अपना लगने लगा है, तभी तो वो शहबाज शरीफ से ऐसे मिलते हैं जैसे 1971 के बिछड़े आज मिले हो। अभी इसी महीने मिस्र के काहिरा में 8 मुस्लिम बहुल मुल्कों के संगठन D8 की मीटिंग हुई तो शहबाज यूनुस का ये प्रेम दुनिया ने देखा। इस दौरान यूनुस ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों को नए मुकाम पर ले जाने की चाहत का इजहार किया, 1971 के मुद्दों को सुलझाने की गुजारिश की, लेकिन बांग्लादेश की पाकिस्तान से 1971 के युद्ध अपराधों पर माफी की पुरानी मांग पर चुप्पी साधी। जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइडलाइंस में भी उन लोग की मुलाकात हुई, फिर अभी इजिप्ट में भी उन लोग की मुलाकात हुई है, और साथ ही साथ जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस ने स्टेटमेंट भी दिया है कि पाकिस्तान के साथ वो 1971 वॉर के बाद जो सब पेंडिंग इश्यूज हैं उनको भी डिस्कस करके क्लियर करने की वो लोग बातचीत कर रहे हैं। वो लोग स्टेटमेंट कर रहे हैं कि 71 में जो हुआ है उसको दोबारा से देखा जाना चाहिए, शेख मुजीब की और जो उनकी इंडिपेंडेंस की जो यादगारें हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। तो और पाकिस्तान के 2 शिप भी वहाँ से, जिसका मतलब है कि डायरेक्ट शिपिंग शुरू हो गई है और वहाँ पर वो काफ़ी एक्टिव हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली है, तब से दोनों ही देशों की गलबहियां शबाब पर है। समुद्री रिश्ते कायम हो चुके हैं, रक्षा सौदों को भी जोर शोर से अमली जामा पहनाया जा रहा है। ढाका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी छात्रों के दाखिले की पाबंदी खत्म हो चुकी है, तो पाकिस्तान में बिना वीजा फीस चुकाए बांग्लादेशी नागरिकों के आने की इजाजत दी जा चुकी है, जबकि इसके जवाब में बांग्लादेश ने भी वीजा आवेदन से पहले पाकिस्तानी नागरिकों की सुरक्षा मंजूरी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। और अब तो दोनों मुल्कों के रिश्ते कहीं आगे जा चुके हैं, तभी पाकिस्तान से यहाँ RDX और AK-47 जैसे हथियारों की खेप पहुंच रही है। बाकी ढाका की कट्टरपंथी जमात तो पाकिस्तान से परमाणु करार की वकालत कर ही चुकी है, ताकि भारत से बदला लिया जा सके, उस भारत से जिसने बांग्लादेश की आजादी के लिए अपने 1500 से ज्यादा सैनिकों की कुर्बानियां दी। लेकिन लाख टके का सवाल ये कि क्या ऐसी सलाह शहबाज और यूनुस को रास आएगी? जवाब खुद दोनों को ही देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवादेशी के दूसरे हिस्से में आज हम भारतवर्ष और बांग्लादेश के साथ साथ पूरी दुनिया पर छाए एक ऐसे संकट की परवाह करेंगे जिसमें ड्रैगन का एक महाविशाल डैम धरती के घूमने की धुरी बिगाड़ सकता है और परमाणु बम से भी ज्यादा बड़ी तबाही ला सकता है। शी जिनपिंग ने LAC के पास हिमालय में दुनिया का सबसे विशाल डैम बनाने का आदेश दे दिया है। आज चीन में बन रहे दुनिया के सबसे बड़े इस बांध से भी 3 गुना बड़े डैम बम से पैदा हुए खतरे का विश्लेषण करेंगे। देखिए कि कैसे जिनपिंग का पाखंड विस्तारवाद का जल बम बन चुका है। ड्रैगन धरती के घूमने की रफ्तार बिगाड़ देगा। चीन भारत में ब्रह्मपुत्र को सुखा देगा। विस्तारवादी लाल सुल्तान ने भारत से लेकर बांग्लादेश तक में जल प्रलय लाने की बड़ी साजिश रची। जमीन हड़पने की कोशिश नाकाम हो गई तो चीन ने जमीन डुबोने का षड्यंत्र रच दिया है।
चीन अरुणाचल के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर एक नहीं बल्कि 8 विशाल बांध बना चुका है, लेकिन अभी चीन का दिल नहीं भरा। लेकिन अब ड्रैगन मदर ऑफ ऑल डैम बना रहा है। दुनिया का सबसे विशाल बांध बनाने की सनक में ड्रैगन सिर्फ भारत और बांग्लादेश ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया। दुनिया का सबसे विशाल बांध परमाणु प्रलय से बड़ी तबाही ला सकता है। ड्रैगन ने दुनिया के सबसे बड़े बांध को हथियार की तरह इस्तेमाल किया तो यह हिमालय को खोखला बना देगा। धरती के घूमने की धुरी को बदल देगा। सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम का चक्र बदल देगा। हरे भरे जंगलों को सुखा देगा और रिहायशी इलाकों को सैलाब से भर देगा। दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनने से ब्रह्मपुत्र नदी की चाल हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। 19 अक्टूबर 1950 ये वो तारीख है जब विस्तारवादी ड्रैगन ने भारत और चीन के बीच बफर जोन रहे तिब्बत पर कब्जा कर लिया और इसके 74 साल बाद 2024 में वो कर दिया, जिसके बाद भारत से लेकर बांग्लादेश के बड़े हिस्से में परमाणु प्रलय से भी बड़े जल प्रलय का खतरा पैदा हो गया। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट सरकार ने तिब्बत में एलएसी के करीब यालुंग तसांगपो नदी की निचली धारा पर एक सुपर बांध बनाने की योजना पर अमल करने की मंजूरी दे दी है। यालुंग तसांगपो वही नदी है जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर 60,000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले सबसे बड़े बांध का निर्माण कर रहा है। यह बांध धरती की स्पीड धीमी करने वाले 3 जॉर्ज बांध से भी ऊंचा और विशाल होगा। चीन सरकार इस बांध को बनाने के लिए 137 अरब डॉलर खर्च करेगी। अगर यह बांध बन जाता है तो चीन इस बांध से इतनी बिजली पैदा करेगी कि चीन को कभी बिजली की कमी नहीं होगी। लेकिन एलएसी के पास दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना तो इसका भारत पर बहुत खराब असर पड़ेगा, क्योंकि चीन जब चाहे इस दैत्यकार बांध का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जल हथियार की तरह कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। ब्रह्मपुत्र गंगा से भी लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत के पुरंग जिले में मानसरोवर झील के पास से होता है। इस एक नदी को ही तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा की धारा पद्मा के साथ संगम के बाद पद्मा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को फिर मेघना कहा जाता है। यही मेघना नदी आगे सुंदरबन का डेल्टा बनाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। भारत में ब्रह्मपुत्र के किनारे डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी जैसे बड़े बड़े शहर हैं। जरा सोचिए, अगर चीन ने ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना दिया और उसकी धारा को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो ड्रैगन इस जल बॉम्ब से कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है। इसका अनुमान आप इसी बात से लगाइए कि इससे पहले चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध 3 गॉर्जेस डैम इसको बनाकर धरती की धुरी बिगाड़ चुका है और अब इससे भी 3 गुना बड़ा डैम बनाने जा रहा है।
एलएसी के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध विनाशकारी साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बांध के चलते पर्यावरण को भयानक नुकसान होगा। हिमालय की टेक्टोनिक प्लेट पहले ही लगातार खिसक रही है। तकरीबन पूरा हिमालय भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। यहां रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता से भी बड़े भूकंप आने की पूरी आशंका है। ऐसे में हिमालय में अगर दुनिया के सबसे विशाल बांध से भी 3 गुना बड़ा बांध बन गया, पहले ही भूकंप के लिए बेहद संवेदनशील हिमालय में जलजला और जल प्रलय आने का खतरा और बढ़ जाएगा। अभी चीन का थ्री गॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे विशाल बांध है। 2.3 किलोमीटर लंबा, 115 मीटर चौड़ा और 185 मीटर ऊंचा ये बांध दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम है। चीन के हुबेई प्रांत में बना ये बांध दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी यांगजी पर बना है। तेजी से काम करने के लिए पहचान रखने वाले चीन में भी यह बांध 18 साल में बनकर तैयार हुआ। थ्री गॉर्जेस डैम बनाने का काम साल 1994 में शुरू हुआ था और तब यह दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परियोजना थी। थ्री गॉर्जेस डैम को बनाने में करीब 4,63,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, यानी इतना स्टील जिसमें करीब 8 एफिल टावर बनाए जा सकते हैं। थ्री गॉर्जेस डैम की क्षमता 22,400 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करने की है। यह बांध इतनी ज्यादा बिजली पैदा करता है कि इससे 6 से 7 छोटे देशों को आराम से रोशन किया जा सकता है। लेकिन अब शी जिनपिंग ने दुनिया के सबसे बड़े बांध थ्री गॉर्जेस डैम से भी 3 गुना विशाल बांध बनाने के काम को हरी झंडी दिखा दी है, वो भी हिमालय के बीचों बीच और एलएसी से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर। चीन का यह नया बांध दुनिया के लिए किस कदर घातक साबित हो सकता है, इसे इसी बात से समझिए कि थ्री गॉर्जेस डैम में इतना पानी इकट्ठा हो गया कि इसने पृथ्वी के घनत्व और गुरुत्वाकर्षण को बदल दिया। थ्री गॉर्जेस डैम की वजह से पृथ्वी के घूमने की गति धीमी होने से एक दिन का समय 0.06 माइक्रोसेकंड्स बढ़ गया है, यानी अब दिन थोड़ा और लंबा हो गया है। यह भी रिपोर्ट है कि दुनिया के सबसे बड़े थ्री गॉर्जेस डैम बांध की वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी अपनी अपनी जगह से 2-2 सेंटीमीटर खिसक गए हैं। चीन के थ्री गॉर्जेस डैम की वजह से पृथ्वी के वातावरण को हुए नुकसान की नई रिपोर्ट वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रही है। लेकिन जरा सोचिए, जब थ्री गॉर्जेस डैम से 3 गुना विशाल डैम बनेगा तो उसका धरती के वातावरण और गति पर कितना बुरा असर होगा। दुनिया के सबसे बड़े थ्री गॉर्जेस डैम की वजह से आसपास के बड़े इलाकों में भूस्खलन और भूकंप का खतरा बढ़ गया है। यह असर इतना ज्यादा था कि थ्री गॉर्जेस डैम बनने के बाद भी करीब 14 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पलायन करना पड़ा। इस बांध के बनने की वजह से 6,000 किलोमीटर की चीन की सबसे लंबी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी यांगजी नदी में 300 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां और कई जीव जंतुओं का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है बांध के टूटने का। थ्री गॉर्जेस डैम ज्यादा से ज्यादा 8 तीव्रता का भूकंप झेल सकता है, लेकिन अगर इससे भयानक भूकंप आया तो डैम टूट जाएगा। और फिर जो तबाही होगी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन चीन तो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर इससे भी 3 गुना विशाल नया बांध बना रहा है, वो भी तब जब वो ब्रह्मपुत्र पर पहले ही 8 बांध बना चुका है। यानी अब चीन जब चाहे ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा और जब चाहेगा बिना बताए
बेहिसाब पानी छोड़कर अरुणाचल से लेकर ढाका तक में सैलाब ले आएगा। ऐसा होने का खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि चीन को बांधों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे कानूनों की कोई परवाह नहीं है। डोकलाम गतिरोध के बाद चीन ने समझौतों के बावजूद ब्रह्मपुत्र नदी के लिए हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करना अचानक बंद कर दिया था। खतरा बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया पर परमाणु बम से भी भयानक जल प्रलय का खतरा है। भारत ने चीन के इस बात को लेकर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करा दी है। अब देखना यह है कि बाकी दुनिया का रुख चीन के इस बांध वाले विनाशक हथियार को लेकर क्या रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की में तीसरी खबर पाकिस्तान से जुड़ी है। पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान ने जंग का ऐलान किया है। हजारों की संख्या में लाव लश्कर के साथ तालिबान फोर्स पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। रावलपिंडी और पेशावर से लेकर इस्लामाबाद तक तनाव का माहौल है। तालिबान के साथ युद्ध के हालात को देखकर अब पाकिस्तान ने पेशावर और क्वेटा से अपनी सेना को डूरंड लाइन की तरफ रवाना कर दिया है। तो क्या इसका मतलब है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग का एक नया फ्रंट खुल चुका है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग तय हो गई है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देश युद्ध के कगार पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान और अफगान सीमा पर भारी तनाव है। टैंक और तोपें गरज रही है। दोनों तरफ से युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है। दो दिन पहले पाकिस्तानी सेना ने अचानक अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी थी। इसके बाद टीटीपी ने कसम खाई कि वो पाकिस्तान के हमले का करारा जवाब देगा और 48 घंटे के अंदर ही टीटीपी ने पाकिस्तानी हवाई हमले का खूनी बदला ले भी लिया। टीटीपी ने कई जगहों पर पाकिस्तानी सेना पर जोरदार हमले किए। टीटीपी का दावा है कि उसके हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान इलाके में टीटीपी के साथ पाकिस्तान सेना की मुठभेड़ हुई। टीटीपी के हमलों में एक पाकिस्तानी मेजर की मौत हो गई। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने 13 टीटीपी लड़ाकों को मार डाला। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर जो हालात हैं वो बहुत विस्फोटक हो चुके हैं। तो क्या अब पाकिस्तान पर भी कब्जा करने जा रहा है तालिबान? पाकिस्तान की सरकार से लेकर सेना भी तालिबान के बारूदी मंसूबों से खौफ में है। पाकिस्तान के अंदर तालिबान के आक्रामक तेवर से ऐसी दहशत है कि खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सामने आना पड़ा। तालिबान को लेकर शहबाज शरीफ की ये चेतावनी कम दिख रही है, चिंता ज्यादा। शहबाज ने भले ही अफगानिस्तान सरकार को चेतावनी दे दी है, लेकिन उनकी बातों में यह दर्द साफ झलक रहा है कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान को तबाह करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर तालिबान के एक्शन से इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान ने पेशावर और क्वेटा से भी सैनिकों को बॉर्डर पर रवाना कर दिया है। तो क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग का एक नया फ्रंट खुल गया है? पाकिस्तान के साथ तालिबान के बढ़ते टकराव और युद्ध के हालात को देखते हुए पाकिस्तानी सेना भी टेंशन में है। आनन फानन में पाकिस्तानी सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तानियों को भरोसा दिलाया कि वो तालिबान के साथ हर तरह का जंग लड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पैदा हुए ये हालात यही बता रहे हैं कि दोनों देशों के बीच जल्द ही बड़ी जंग छिड़ सकती है। तो क्या पाकिस्तान में नए साल का आगाज अफगानिस्तान के साथ युद्ध से होने जा रहा है? अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयरफोर्स के हवाई हमले के बाद तालिबान ने भी बड़े पैमाने पर हथियारों और गोला बारूद को अफगान सीमा पर तैनात किया है। दरअसल अफगान तालिबान और टीटीपी
अब आतंकियों की पालनहार पाकिस्तान सरकार और सेना के लिए काल बन गए हैं। टीटीपी का सरगना नूर वली महसूद है, जो अक्सर पाकिस्तानी सेना को धमकी देता रहता है। पाकिस्तान दावा करता है कि टीटीपी के आतंकी तालिबान के संरक्षण में अफगानिस्तान में पल रहे हैं। वहीं तालिबानी सरकार कहती है कि ये आतंकी पाकिस्तान की ही जमीन पर है। दरअसल पाकिस्तान ने जिस फसल को बोया, अब वही फसल उसे कांटे की तरह चुभ रही है। पाकिस्तान सेना ने इस साल दूसरी बार अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी आतंकियों के ठिकाने पर हवाई हमला किया, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सेना के इसी हमले के बाद अब तालिबान पाकिस्तान सरकार और सेना से बदला लेने पर उतारू है। अफगानिस्तान तालिबान के साथ पक्का गठजोड़ रखने वाले टीटीपी लड़ाके पाकिस्तान के लिए रेड लाइन बन गए हैं। शहबाज शरीफ भले ही टीटीपी को काबू करने के लिए इस्लामी मुल्कों तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब टीटीपी पाकिस्तान के साथ आर पार की जंग लड़ने पर आमादा है। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान का गठन पाकिस्तान विरोध पर ही हुआ था। अफगानिस्तान में टीटीपी ने अमेरिकी सेना के खिलाफ लड़ाई में खुलकर तालिबान की मदद की थी। अब टीटीपी सेना के लिए काल बन गया है। टीटीपी की स्थापना साल 2007 में हुई थी। टीटीपी के तहत कई चरमपंथी गुट पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। टीटीपी के पास 30,000 हथियारबंद लड़ाके हैं। पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी के खिलाफ साल 2014 में ऑपरेशन जरबे अज़्ब और साल 2017 में राद उल फसाद नाम से 2 सैन्य अभियान चला चुकी है। हाल के दिनों में टीटीपी ने कई खूनी हमले किए। इसमें सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। टीटीपी अफगान तालिबान की तरह ही पाकिस्तान में शरिया कानून पर आधारित शासन लागू करना चाहता है। इसके लिए वह पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों को ही सत्ता से हटाना चाहता है। उधर अफगानिस्तान तालिबान पाकिस्तान से पहले से ही खार खाए बैठा है। अफगान तालिबान टीटीपी को हर तरह से सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि टीटीपी अफगान तालिबान के हर मिशन के लिए आगे आता रहा है। तालिबान का मकसद अफगानिस्तान पर शासन करना था, अब उसका वो मकसद पूरा हो गया है। ऐसे में वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े टीटीपी का सरपरस्त बना हुआ है, जिससे टीटीपी का हौसला बढ़ गया है। पाकिस्तान की हालत पहले से ही खराब है, उसकी कोई देश मदद नहीं करना चाहता। उल्टे इस्लामिक देश भी मुंह फेर रहे हैं। ऐसे में तालिबान से मिलने वाली चुनौती पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग के हालात को देखकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सटे उसके सरहदी इलाके सुपर पावर की जंग का अखाड़ा बनने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।